नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 4 मई से 10 मई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले इस करंट अफेयर्स एमसीक्यू का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रखर जीएस ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरी बात कि इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और आपको अगर इस वीडियो से लाभ हो रहा है तो इस लाभ को दूसरे तक भी पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लकुंडी स्मारक समूह को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। यह जो लकुंडी स्मारक समूह मंदिर है किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक राज्य में स्थित है। हाल ही में कर्नाटक राज्य में स्थित लकुंडी स्मारक मंदिर को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। कर्नाटक के लकुंडी और उसके पास आसपास के स्थित प्राचीन मंदिरों और स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में की अस्थायी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। यह जो मंदिर है, यह मंदिर चालुक्य शासनकाल में, चालुक्यों के शासनकाल में लगभग 10वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास इन मंदिरों का निर्माण हुआ था कर्नाटक के लकुंडी के आसपास के क्षेत्रों में। यह इस राजवंश के अर्थात चालुक्य राजवंश की 3 शाखाएं थी। एक बादामी का चालुक्य, पूर्वी चालुक्य और पश्चिमी चालुक्य। बादामी के चालुक्य की राजधानी बतापी थी, जिसे बादामी कहा जाता था। पुलकेशिन प्रथम जो थे इस राजवंश के संस्थापक माना जाता है। चालुक्यों के राजवंश का जो संस्थापक था, बादामी के चालुक्यों का संस्थापक, वो पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। पूर्वी चालुक्य को बेंगी का चालुक्य भी कहा जाता है। ये बेंगी के जो चालुक्य थे ये बादामी के चालुक्यों के ही वंशज थे और उन्होंने बेंगी अर्थात आंध्र प्रदेश के बेंगी में अपना राजधानी स्थापित किया था। तीसरा थे पश्चिमी चालुक्य। ये पश्चिमी चालुक्य भी बादामी के चालुक्यों के ही वंशज थे। उन्होंने 10वीं शताब्दी के अंत में कल्याणी अर्थात कर्नाटक में अपना राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यम अर्थात MSME की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने वाली शीर्षक वाली एक रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग जो कि भारत की एक सरकारी थिंक टैंक है, नीति आयोग, इसके द्वारा हाल ही में भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अर्थात MSME की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तावित की गई है। इस रिपोर्ट के लिए नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से यह रिपोर्ट जो है यह जारी किया है। यह जो रिपोर्ट है भारत के MSME क्षेत्र का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें प्रमुख चुनौतियों की पहचान की गई है और उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सुव्यवस्थित सुधार योजना सुझाई की गई है। लघु सूक्ष्म और मध्यम मंत्री अर्थात MSME मिनिस्टर जो है वर्तमान में भारत सरकार के, ये जीतन राम मांझी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं अर्थात एंथनी अल्बनीज उस देश के प्रधानमंत्री थे, फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। अल्बनीज ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज जो कि लेबर पार्टी से संबंधित हैं, लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ये बने हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में चुनाव हुआ था। चुनाव में उन्होंने अपने विपक्षी पार्टी के जो उम्मीदवार थे पीटर डेटन को पराजित किया और लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वेंग ने आम चुनाव जीतकर पुनः सत्ता में वापसी की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर के प्रधानमंत्री। सिंगापुर के प्रधानमंत्री थे लॉरेंस वेंग ने सिंगापुर में हुए आम चुनाव में विजय प्राप्त किया है और पुनः प्रधानमंत्री ये बनेंगे। तो सिंगापुर में पीपुल्स एक्शन पार्टी अर्थात PAP, पीपुल्स एक्शन पार्टी के जो नेता थे लॉरेंस वेंग ने आम चुनाव को जीत लिया है और सत्ता में इनकी पुनः वापसी हो गई है। लॉरेंस वेंग जो है सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री और फिर से चुनाव जीतने के बाद से वे प्रधानमंत्री बनेंगे। सिंगापुर दक्षिण एशिया में मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच स्थित एक देश है। दक्षिण एशिया कहने का अर्थात होता है, जब वर्ल्ड मैप पर हम देखते हैं तो ये वाला इलाका एशिया का इलाका होता है। इस एशिया के इलाका में भी यहाँ पर जो ये वाला इलाका होगा, इस इलाके को दक्षिण एशिया का देश कहा जाता है। अर्थात भारत के पूरब में और
दक्षिण में। भारत के पूरब और दक्षिण वाला क्षेत्र दक्षिण एशिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली AI आधारित गोल्ड मेल्टिंग ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। हाल ही में हैदराबाद में लॉन्च किया गया है गोल्ड मेल्टिंग ATM, अर्थात इस ATM में सोने को पिघलाया जा सकता है। तो गोल्ड मेल्टिंग ATM जो कि AI आधारित ATM होगा, यह हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लॉन्च किया गया है गोल्ड ATM। हैदराबाद की एक कंपनी है गोल्ड सिक्का, तो गोल्ड सिक्का ने AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया है। इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीक की एकीकृत की गई है, जिससे ग्राहक आभूषणों को वर्चुअल रूप से पहनकर देख सकते हैं। उसके बाद से उन आभूषणों की खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीनोम संपादित चावल की किस्मों का विकास करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो सही उत्तर भारत बना है। हाल ही में जीनोम संपादित चावल की किस्मों का विकास करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। हाल ही में कृषि मंत्री, जो कि भारत के कृषि मंत्री हैं, श्री शिवराज सिंह चौहान ने चावल की 2 किस्में लॉन्च की हैं। कौन सी चावल की 2 किस्में लॉन्च की हैं? जीनोम संपादित चावल की 2 किस्में लॉन्च की हैं। कौन कौन? DRR राइस 100, जिसे कमला भी कहा गया है, DRR राइस 100 और पूसा DST राइस 1, ये दोनों जीनोम आधारित ये चावल की किस्में हैं जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जारी हुआ है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की स्थिति क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारत की स्थिति है 151। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जारी की गई है, जिसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहा जाता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 जो इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसे जारी करता है। जारी करने वाली एजेंसी का क्या नाम है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। इसने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 जारी किया। इसके अनुसार भारत का रैंकिंग 151वां है। 2024 में भारत की रैंकिंग जो थी 159वां थी, अर्थात 159 से बढ़कर 151 हुई है, अर्थात भारत की रैंकिंग में 8 स्थानों का सुधार हुआ है। प्रथम 3 स्थान जो हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नार्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में प्रथम 3 स्थान है, अर्थात पहले स्थान पर नार्वे है, दूसरे स्थान पर एस्टोनिया है, तीसरे स्थान पर नीदरलैंड है। भारत का स्थान है 151वां, अमेरिका का स्थान है 57वां, चीन का स्थान है 178वां और इरिट्रिया का स्थान है 180वां। अर्थात टोटल 180 देशों की प्रेस के बारे में यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी इस बार वर्ष 2025 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा, जिसमें 180 देशों में भारत का स्थान 151वां रहा है, अमेरिका का स्थान 57वां रहा है, चीन का 178वां रहा है और इरिट्रिया 180वां अर्थात अंतिम स्थान पर रहा है, जबकि प्रथम 3 स्थान रहे हैं नार्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, AI किरण लॉन्च किया गया है। वेरिक्स की CEO सह संस्थापक कीर्तिका रेड्डी ने AI किरण लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF में नियुक्त अपने किस कार्यकारी निर्देशक को उनके कार्यकाल की समाप्ति से 6 महीने पहले ही वापस ले लिया है? तो कार्यकारी निदेशकों का IMF में भी जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष का होता है, तो 3 वर्ष पूरा होने के पहले अर्थात 2.5 वर्ष 6 महीना पहले ही उन्हें वापस बुला लिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KB सुब्रमण्यम जो कि भारत के तरफ से IMF में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक थे। उनका कार्यकाल पूरा होने के 6 महीना पहले ही उन्हें वापस बुला लिया गया। तो क्या नाम है? KB सुब्रमण्यम को वापस बुला लेने के बाद से परमेश्वरन अय्यर जो कि अभी वर्ल्ड बैंक में परमेश्वरन अय्यरन कार्यकारी निदेशक है, इन्हें KB सुब्रमण्यम का स्थान ग्रहण किया है IMF में भी। IMF की कार्यकारी बोर्ड में कुल
25 कार्यकारी निदेशक होते हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक परमेश्वरन अय्यन वर्तमान में यह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जब IMF की बात हो रही है, IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जब बात हो रही है, तो यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ की वित्तीय एजेंसी है और यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 90 है। IMF के कार्यकारी बोर्ड में पाकिस्तान के लिए हाल ही में आपको ध्यान होगा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत के पहलगांव में आतंकवादी हमला कर दिया था, जिसके बाद से भारत ने पाकिस्तान पर अपने उन आतंकवादी हमलों का जवाबी कार्रवाई किया। और इसी बीच में एक न्यूज़ ये भी आया कि पाकिस्तान IMF से फंडिंग की मांग कर रहा था और IMF के वित्तीय जो बोर्ड होता है, कार्यकारी बोर्ड होता है, पाकिस्तान के लिए हाल ही में $2.3 अरब की फंडिंग को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात ISA का 123वां सदस्य कौन सा बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य हाल ही में जो बना है, अंगोला बना है। अंगोला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जिसका जो मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में। भारत के गुरुग्राम में इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय। यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देशों का यह एक संगठन है जहां सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंसो ने भारत की हाल ही में राजकीय यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान आयुर्वेद, कृषि और संस्कृति के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ISA जो है अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, भारत की अगुवाई में यह स्थापित किया गया था, जो कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित सौर संपन्न देशों में ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इसका स्थापना किया गया था। और अंगोला जो है हाल ही में इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य देश बना है। 123वां सदस्य देश कौन सा बना है? अंगोला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश से किस राज्य तक बनेगा? तो भारत का पहला अंतर्राज्यीय अर्थात भारत के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच में अंतर्राज्यीय कहा जाता है। तो अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर जो कि मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ है, मध्य प्रदेश से प्रारंभ होकर यह राजस्थान तक बनेगा। ऑप्शन नंबर सी सही, मध्य प्रदेश से प्रारंभ होकर यह अंतर्राष्ट्रीय चीता कॉरिडोर है जो राजस्थान में तक बनेगा। यह जो चीता कॉरिडोर होगा, चीता गलियारा होगा, 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। इसमें 3 राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का कुनो राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है, और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान इस जो चीता गलियारा है, चीता कॉरिडोर है, इसमें ये तीनों शामिल होंगे। प्रोजेक्ट जब चीता की बात हो रही है तो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई थी वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता आरंभ किया गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड लॉन्च किया गया है? क्रिएटर लैंड क्या है? एक ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी है। ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी है क्या? क्रिएटर लैंड। तो क्रिएटर लैंड हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है भारत का पहला ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी जिसे क्रिएटर लैंड नाम दिया गया है। आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है N. चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में भारत के पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर अर्थात ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड का शुभारंभ करने की घोषणा की है। ये जो घोषणा हुई है मुंबई में हाल ही में आयोजित हुआ था वेब्स शिखर सम्मेलन जो कि मुंबई में आयोजित हुआ था। इसी शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा हुई थी, ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड की घोषणा हुई थी। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में पहले ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड के शुभारंभ की हाल ही में घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में। तेलंगाना में इस वर्ष अर्थात वर्ष 2025 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो कि 72वां संस्करण होगा तेलंगाना में आयोजित किया जा रहा है। तेलंगाना के हैदराबाद में 120 देशों के प्रतिनिधि
इस मिस वर्ल्ड में शामिल होंगे, जिसमें इससे क्या होगा, तेलंगाना में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एडू सिटी के विकास की घोषणा की गई है? तो भारत के पहले एडू सिटी के विकास की घोषणा की गई है मुंबई में। हाल ही में मुंबई में भारत का पहला एडू सिटी के विकास की घोषणा की गई है। एक ऐसा सिटी होगा जिसमें विभिन्न एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसके कैंपस स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस ने नवी मुंबई में देश की पहली विदेशी विश्वविद्यालय केंद्रित एडू सिटी की स्थापना की घोषणा की गई है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 2020 में लागू हुई थी, तो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सुदीरमन कप 2025 जीत लिया है? जब सुदीरमन कप की बात हो रही है तो सुदीरमन कप बैडमिंटन का, सुदीरमन कप संबंधित है बैडमिंटन से। सुदीरमन कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। तो सुदीरमन कप 2025 जीत लिया है, चीन ने जीत लिया है। किसे हराकर? दक्षिण कोरिया को हराकर। तो चीन ने सुदीरमन कप 2025 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर 14वीं बार सुदीरमन कप जीता है। सुदीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित एक श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2023 में मानव विकास सूचकांक अर्थात HDI में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 130वें स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में मानव विकास रिपोर्ट 2025 प्रकाशित किया गया। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में हाल ही में प्रकाशित किया गया। यह मानव विकास रिपोर्ट 2023 प्रकाशित किया गया है इस वर्ष 2025 में, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो स्थान है 130वां स्थान है। यह जो मानव विकास रिपोर्ट है यह UNDP अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में। तो यह UNDP जो है यह मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है। हाल ही में UNDP के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2025 में प्रकाशित की गई। 2025 में यह जो रिपोर्ट प्रकाशन हुआ यह मानव विकास रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक 2023 था। तो इसमें 193 देशों का एक इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें भारत का जो स्थान रहा 130वां स्थान रहा। तो यह वर्ष 2023 का मानव विकास इंडेक्स है। 2022 के मानव विकास इंडेक्स में भारत का जो स्थान था 133वां था, अर्थात 3 स्थान का सुधार हुआ है। तब अब बात होती है कि जब भारत का स्थान 130वां है तो विश्व स्तर पर जब बात करते हैं तो प्रथम 3 स्थान है आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। मानव विकास रिपोर्ट में प्रथम स्थान है आइसलैंड, दूसरा स्थान है नॉर्वे और तीसरा स्थान है स्विट्जरलैंड का, और सबसे अंतिम स्थान जो है दक्षिणी सूडान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यमन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में यमन के प्रधानमंत्री बने हैं सलीम सालेह बिन ब्रेक। सलीम सालेह बिन ब्रेक यमन के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं। सलीम सालेह बिन ब्रेक जो यमन के वित्त मंत्री थे, इन्हें अहमद अबद बिन मुबारक जो कि यमन के प्रधानमंत्री थे, उनके इस्तीफे के बाद से सलीम सालेह बिन ब्रेक को यमन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यमन की जब बात हो रही है तो हम हाल के वर्षों में यमन अपने हूती विद्रोहियों के कारण हमेशा चर्चा में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत ने कब सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल किया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 7 मई 2025 को। हाल ही में भारत में 22 अप्रैल 2025 को भारत के कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। उसके बाद से भारत सरकार ने 7 मई 2025 को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने जो भारत के पहलगाम में हमला किया था उसमें 26 लोगों की जानें चल गई थी। उसके बाद से 7 मई 2025 को देशव्यापी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसके जवाब में सरकार ने 7 मई को ही सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी उन आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और उन्हें तबाह किया। भारत पाकिस्तान की जब बात हो रही है तो भारत पाकिस्तान की सीमा पर जो राज्य हैं उनमें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात, ये भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित राज्य हैं। भारत और पाकिस्तान की जब सीमा की बात हो रही है तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेलिनग्राद के युद्ध में योगदान के लिए हाल ही में किस भारतीय राजनेता के स्मारक का अनावरण नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में किया गया? तो स्टेलिनग्राद की जो लड़ाई थी यह
स्टेलिनग्राद की जो लड़ाई थी उसमें योगदान के लिए एक भारतीय राजनेता के स्मारक का अनावरण किया गया है। वो भारतीय राजनेता थे बीजू पटनायक, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक, नवीन पटनायक के पिताजी बीजू पटनायक, जिनका स्टैचू अभी हाल ही में नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। स्टेलिनग्राद का जो युद्ध था, यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय स्टेलिनग्राद का युद्ध 17 जुलाई 42 से 2 फरवरी 43 तक चला था। यह जो लड़ाई है सोवियत संघ का एक शहर था स्टेलिनग्राद, जिसे अब वोल्गोग्राड कहा जाता है। तो स्टेलिनग्राद पर नियंत्रण के लिए रूस और जर्मनी के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें रूस की विजय हुई थी। इस युद्ध में बीजू पटनायक ने युद्धकाल के समय में युद्धकालीन पायलट के रूप में घिरे हुए रेड आर्मी के लिए आपूर्ति पहुंचाने का साहसिक काम किया था। रेड आर्मी अर्थात कि रूस की सेनाओं के लिए जो है युद्धापूर्ति पहुंचाने का कार्य किया था बीजू पटनायक ने। इसी कार्य के लिए उनके स्टैचू का हाल ही में रूसी दूतावास में अनावरण किया गया है, भारत के नई दिल्ली में। तब जब बीजू पटनायक उस समय युद्धकालीन परिस्थिति में प्लेन उड़ाते थे वहाँ रूस के सेना का, तो उसका नाम था डगलस C-47 डकोटा। डगलस C-47 डकोटा विमान उड़ाते थे ये बीजू पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा ने। हाल ही में रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत ने T20 विश्व कप जीता था लास्ट बार वाला। तो रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा 3 दोहरा शतक इन्होंने लगाया है, और वर्तमान में जो एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा स्कोर अर्थात हाईएस्ट स्कोर वनडे क्रिकेट में जो रहा है अब वर्तमान में रोहित शर्मा का ही है, 265 रन के आसपास। किस राज्य ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य ने। हाल ही में केरल राज्य ने प्रवासी बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है। प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को केरल की औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, जिसके तहत 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को आंगनबाड़ी में नामांकित किया जाएगा ज्योति योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कोझिकोड। कोझिकोड जो कि केरल में स्थित है। केरल का जो कोझिकोड शहर है यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। इसे आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है वृद्धजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु समावेशी और टिकाऊ शहरी नियोजन को बढ़ावा देना। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे बुनियान उल मरसूस संबंधित है? तो यह संबंधित है भारत के खिलाफ पाकिस्तान का सैन्य अभ्यास। अब ध्यान में होगा कि अभी 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत के कश्मीर में स्थित पहलगांव में आतंकवादी हमला कर दिया था, जिसके बाद से भारत ने 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित किया, और इसी 7 मई को भारत ने उन आतंकवादियों से बदला लेने के लिए पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर दिया। उस हमले के विरोध में भारत ने जो हमला किया था वह अभियान सिंदूर के नाम से भारत ने हमला किया था, और उसके विरोध में पाकिस्तान के द्वारा बुनियान उल मरसूस अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर कर रहा है? योग महोत्सव 2025 अर्थात वर्ष 2025 में जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, तो 21 जून को मनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो मुख्य आयोजन है, यह मुख्य आयोजन जो है नासिक करेगा। महाराष्ट्र में स्थित नासिक शहर योग महोत्सव 2025 का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ राज्य में। हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI डेटा सेंटर पार्क छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है, जो कि डिजिटल परिवर्तन के दिशा में एक बहुत बड़े कदम के रूप में स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने
रायपुर में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर पार्क की नींव रखी है। यह जो सुविधा है यह 5 मेगावाट क्षमता से शुरू होगी और इसका लक्ष्य 150 मेगावाट तक इसे बढ़ाकर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घासेम बशीर बैलिस्टिक मिसाइल है, यह किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो घासेम बशीर बैलिस्टिक मिसाइल जो है यह ईरान के द्वारा विकसित की गई है। ईरान के द्वारा हाल ही में घासेम बशीर नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल जो कि ठोस ईंधन बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका अनावरण किया गया। यह कार्बन फाइबर मटेरियल से इसे बनाया गया है, जिससे यह बहुत ही हल्का होता है और रडार द्वारा पता लगाना इसके कठिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्काल्प एस्काल्प मिसाइल, हाल ही में एस्काल्प मिसाइल यूनाइटेड किंगडम और किस देश के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? तो एस्काल्प मिसाइल यूनाइटेड किंगडम के द्वारा विकसित की गई है और यह फ्रांस के सहयोग से विकसित की गई है। तो अर्थात फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से एस्काल्प मिसाइल विकसित की गई है। अभी हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है, जिसके तहत भारत ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ हमला किया था, और तो उसमें इस एस्काल्प मिसाइल का प्रयोग किया गया था। एस्काल्प मिसाइल का प्रयोग किया गया था कश्मीर और पीओके में आतंकी बुनियादी ढांचों को नष्ट करने के लिए। भारत ने राफेल लड़ाकू जेट से एस्काल्प मिसाइल, राफेल लड़ाकू जेट जो कि फ्रांस से भारत के द्वारा खरीदा गया लड़ाकू जेट है, उसी राफेल से एस्काल्प मिसाइलों को लॉन्च किया गया था और कश्मीर अर्थात पीओके में स्थित जो आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे बर्बाद कर दिया गया था। एस्काल्प का मतलब होता है सिस्टम डे क्रोसियर ऑटोनोम लॉन्ग पोर्ट, जिसका फ्रेंच में अर्थ होता है लंबी दूरी की स्वायत्त क्रूज मिसाइल प्रणाली। इसे फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और इसका उपयोग भारत करता है। भारत के साथ साथ मिस्र, इटली, ग्रीस, सऊदी अरब, कतर, यूएई आदि देशों की वायुसेनाएं इसका एस्काल्प मिसाइल का उपयोग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HAROP हरोप ड्रोन किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? हरोप ड्रोन जो है यह इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। इजराइल के द्वारा हरोप ड्रोन विकसित किया गया। यह एक घूमने वाला हथियार है अर्थात मूवेबल होता है, जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के MBT मिसाइल डिवीजन के द्वारा इसे विकसित किया गया। इसका इस्तेमाल भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा हाल ही में पाकिस्तान में हवाई रक्षा प्रणालियों पर हमला करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो यह बिहार राज्य में हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन हुआ। बिहार की राजधानी पटना में पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किया हुआ है और इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन किया है। यह जो भारत जो मेजबानी कर रहा है खेलो इंडिया स्पोर्ट्स यूथ गेम्स का, यह भारत के 5 शहर पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय, ये 5 शहर इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी कर रहे हैं और इसका समापन नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत के बाहर एक नई दिल्ली स्थान है जहां इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो रहा है और इसका शुभंकर जो है गज सिंह, इसके शुभंकर को गज सिंह नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पहली बार 2025 सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसकी सीमा चीन से मिलती है। भारत और चीन के बीच जो सीमा है इसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है, मैकमोहन लाइन कहा जाता है। तो इसी अरुणाचल प्रदेश में सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में गोल्ड जुबली स्टेडियम में यह आयोजन किया जाएगा। पहली बार जो है पूर्वोत्तर राज्य इस तरह के प्रमुख दक्षिण एशियाई फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने हॉक-आई 360 तकनीक सिस्टम की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने। हाल ही में अमेरिका ने भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक सिस्टम हॉक-आई 360 तकनीकी सिस्टम की बिक्री को हाल ही में अमेरिका ने मंजूरी दी है। यह उन जहाज़ों का पता लगा सकता है जो विवादित या संवेदनशील क्षेत्रों में ट्रैकिंग से बचने के लिए अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुरक्षा बलों ने
भारतीय सुरक्षा बलों ने हाल ही में ऑपरेशन शिवा क्यों शुरू किया था? ऑपरेशन शिवा हाल ही में शुरू किया गया था भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए सुरक्षित अमरनाथ यात्रा हेतु। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव देखने को मिला। भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा हमला करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच से तनाव बढ़ गया था और यह जो अभी जो समय चल रहा है यह अमरनाथ यात्रा का भी समय चल रहा है। तो अमरनाथ यात्रा, सुरक्षित अमरनाथ यात्रा के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया है। अमरनाथ गुफा जो है यह जम्मू कश्मीर में 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित स्टैग्लेमाइट से बना हुआ आकृति होता है। स्टैग्लेमाइट से बना हुआ आकृति होता है जिसे भगवान शिव के रूप में भारत में आस्था के केंद्र के रूप में यह स्थापित है। इसका उल्लेख भृंगेश संहिता में भी किया गया है। भृंगेश संहिता में किसका उल्लेख किया गया है? तो अमरनाथ गुफा में बनने वाले शिवलिंग का उल्लेख किया गया है, जिसे जब हम भूगोल की भाषा में अर्थात साइंस की भाषा में इसे माने तो स्टैग्लेमाइट से बनी यह आकृति होती है। धन्यवाद।